यूज ऑफ बायोरिएक्टर्स इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, बायोरिएक्टर्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं और बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर ये एक विशेष से इंस्ट्रूमेंट हैं, अलग अलग प्रकार के डिजाइन हो सकते हैं, जिसमें सेल्स को कल्चर करते हैं, अर्थात टिश्यू कल्चर किया जाता है। इसमें बैक्टीरिया सेल हो सकते हैं, एल्गी, फंजाई, प्लांट सेल या एनिमल सेल्स को कल्चर किया जा सकता है। ठीक है, सभी के लिए अलग अलग कल्चर मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे प्लांट सेल के लिए मुरासिज एंड स्कूग कल्चर मीडियम, जिसे शॉर्ट में एमएस कल्चर मीडियम भी कहते हैं, यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोरिएक्टर्स कैसे बनते हैं, कैसे डिजाइन होता है। तो एक टाइप का हम देखते हैं सिंपल, जो है ये स्टीरर टाइप बायोरिएक्टर है, जिसमें क्या होता है कि एक टैंक होता है, इसमें बहुत सारे सिस्टम लगे हुए हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, ये एयर के लिए, ये जो छोटे छोटे बुलबुले दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, एयर सप्लाई किया जा रहा है। तो उसके लिए हम कंप्रेस करके प्रेशर से डालते हैं, ये एयर कंप्रेसर है। और यहाँ पर उससे पहले एयर स्टरलाइजेशन सिस्टम होता है। स्टरलाइजेशन अर्थात एयर में जो बैक्टीरिया या फंगस के स्पोर हैं उनको रिमूव कर दिया जाए, नहीं तो वो क्या होगा, अंदर जब जाएगी एयर तो वहाँ पर इन्फेक्शन या कंटामिनेशन पैदा करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जो कोशिकाएं ग्रो कर रही हैं उनके साथ में अगर ये ग्रो करने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो स्टरलाइज्ड एयर को ही अंदर पहुँचाया जाता है। और एयर चूँकि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ज़्यादा, ठीक, तो लगातार एयर सप्लाई जरूरी होता है, नहीं तो कोशिकाएं ग्रो नहीं करती अच्छी तरीके से और मरने लगती हैं। ठीक है, दूसरा है इम्पेलर्स। इम्पेलर्स से ये जो पंख जैसे दिख रहे हैं आपको, ये लगातार रोटेट होते हैं। ये ऊपर में जो ये मोटर लगा हुआ है, तो इस सिस्टम को एजिटेटर कहा जाता है, एजिटेशन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक, तो ये लगातार रोटेट होते हैं, तो क्या उसके अंदर का जो कल्चर मीडियम है लगातार रोटेशन में बना रहता है। और ये क्यों ज़रूरी है, अगर रोटेशन में लगातार नहीं रहेगा तो जो कोशिकाएं हैं, जैसे हम जो भी कोशिकाओं को कल्चर कर रहे हैं छोटी छोटी, तो वो कोशिकाएं क्या होंगी, नीचे की ओर तली में यहाँ पर जमा होने लगेंगी। ठीक है, जब कोई भी पानी स्थिर रहता है तो जो उसमें भी कोशिकाएं या बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की ओर जमा होने लगते हैं तली पर। ठीक है, सेडिमेंटेशन के थ्रू। तो चूँकि ऐसा करने से क्या होगा कि उनको अच्छे तरीके से कल्चर मीडियम में पूरे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए उसको हम लगातार रोटेशन में रखते हैं, ये एजिटेटर इम्पेलर्स के माध्यम से, जिससे क्या हो कि अच्छे से ग्रोथ हो सके। ठीक है, उसके अलावा हम सेंसर भी लगाते हैं, पीएच सेंसर। लगातार हम पीएच को मॉनिटर करते रहते हैं। ठीक है, कि एक निश्चित पीएच पर ही कुछ ज़्यादातर कोशिकाएं ग्रो करती हैं। और साथ साथ टेम्परेचर को भी हम सेंसर करते हैं कि उसके अंदर का तापमान बढ़ने ना पाए। ठीक है, तो ज़्यादा तापमान बढ़ने से क्या दिक्कत होगा कि कोशिकाएं सही ढंग से ग्रो नहीं कर पाएंगी। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, इनलेट फॉर न्यूट्रिएंट्स फिर। ठीक है, इसके अलावा जो ऑक्सीजन आती है तो CO2 बाहर निकालने के लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए। तो एक सिस्टम या नली होता है जिससे CO2 गैस या दूसरी गैसें वापस से बाहर निकलते रहती हैं लगातार। इसको एयर एग्जिट कहेंगे, है ना, एयर बाहर निकलने के लिए। और उसके अलावा ये ऊपर में न्यूट्रिएंट सप्लाई के लिए भी रहता है। लगातार हम कल्चर मीडियम अंदर डालते रहते हैं, शुरू में भी पैक हुए हैं और लगातार हम उसको उसमें डाल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी कल्चर मीडियम के माध्यम से जो हम डालते हैं। उसके अलावा न्यूट्रलाइजिंग एजेंट भी डाल सकते हैं, जो पीएच को मेंटेन करने के लिए होता है ना, पीएच कम ज़्यादा हुआ तो उसको मेंटेन करने के लिए। एंटीफोम भी हम यूज करते हैं। क्या होता है कि जब ये लगातार रोटेशन में रहता है तो इसके ऊपरी सतह पर क्या फोम बनने लगता है, जो हवा के बुलबुले रहते हैं उनके कारण से झाग जैसे पैदा होने लगता है। तो कुछ केमिकल्स ऊपर छिड़के जाते हैं जिनको एंटी फोम कहेंगे, जिससे ये मेंटेन किया जा सके, फोम की समस्या को दूर किया जा सके। ठीक है, उसके अलावा कूलिंग के लिए भी सिस्टम इसमें लगाया जा सकता है। ठीक है, ये यहाँ से हमने कोल्ड वाटर डाला, ठीक, ये एक अलग चैम्बर में ही है, परंतु ये क्या करेगा, यहाँ से इस चैम्बर में जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ये वाला सिस्टम देख रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है, कौन सा, ये यहाँ वाला सिस्टम। तो इसमें हम ये पाइप जैसे संरचना ही है, तो यहाँ से हम ठंडा पानी डालेंगे तो ये यहाँ से जब गुजरेगा पानी, तो चूँकि ये मेटल से बना हुआ है तो ये यहाँ इधर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है पानी, और जब ये पानी बाहर निकलता है तो गर्म रहता है। तो मतलब क्या हुआ कि वो पानी गर्म कैसे हुआ, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब हीट एब्जॉर्ब करके वो बाहर निकलेगा पानी, लगातार हम ठंडा पानी डाल रहे हैं और गर्म निकल रहा है, तो इसके अंदर का जो टेम्परेचर है, गर्मी है, ठीक है, हीट है, वो कम होते जाएगा। ठीक, तो ये एक प्रकार का बायोरिएक्टर है जिसको स्टीरर टाइप बायोरिएक्टर कहते हैं। ठीक है, स्टीरर यानी इसमें चूँकि लगातार घुमाया जाता है इम्पेलर्स या एजिटेशन सिस्टम के माध्यम से, ठीक, इसलिए इसको स्टीरर कहा गया है। इसी तरह के और भी बायोरिएक्टर होते हैं, तो इसमें ये सारे सिस्टम तो हमने देखा ही, एजिटेशन सिस्टम, रोटेशन में बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, पीएच कंट्रोलिंग, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम और फॉर्म कंट्रोलिंग, झाग बनने की समस्या को ना। तो बायोरिएक्टर में सेल्स को टिश्यू कल्चर किया जाता है। बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्लांट सेल या एनिमल सेल्स हो सकते हैं, पहले ही हमने देखा है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं अब देखते हैं। ये प्लांट की कोशिकाओं में भी बनते हैं, ठीक है। ये स्पेशल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो सेल्स में बनते हैं, परंतु सामान्य ग्रोथ में जरूरी नहीं होते हैं, ठीक है। जो सामान्य ग्रोथ में जरूरी होते हैं किसी कोशिका के, उनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। जैसे जो रेस्पिरेशन में केमिकल्स बनते हैं या फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, या इस तरह के अन्य जो नेसेसरी क्रियाएं हैं उनके लिए जो बनते हैं केमिकल्स, उनको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो उनके अलावा भी कुछ केमिकल्स बनते हैं जिनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स आपने देखा होगा, कुछ ज़्यादातर पौधों में मिलता है, हज़ारों टाइप के होते हैं। इसमें एक टाइप है इंडोल एल्केलॉइड, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इनमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है एल्केलॉइड्स में ना। आपने देखा होगा कुछ पौधों में कि क्या होते हैं, बहुत कड़वे होते हैं उनकी पत्तियाँ, उनका रस जो निकालेंगे, जैसे कनेर के पौधे में, ठीक है, तो उसको नहीं खाती हैं, क्या गाय बैल उसको नहीं खाते हैं कड़वा होने का। तो वो कड़वा किसके कारण होता है, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। कुछ पौधों में मिल्की लेटेक्स पाया जाता है, वाइट कलर का दूधिया पदार्थ निकलता है, ठीक है, पत्तियों को तोड़ेंगे या टहनी को, तो वो क्या होता है, लेटेक्स होता है जिसमें एल्केलॉइड्स होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, लेटेक्स, जिसमें एल्केलॉइड्स बहुत सारे शामिल होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से टर्पिनॉइड्स होते हैं और टर्पिन्स भी होते हैं। जैसे रेजिन हो गया, ये एक प्रकार का टर्पिन्स है, और टैक्सोल हो गया, ये एक प्रकार का टर्पिनॉइड्स है। तो टर्पिन्स और टर्पिनॉइड्स भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं। ये आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बने होते हैं, यानी 5 कार्बन का एक यूनिट होता है आइसोप्रीन, तो उसके मल्टीप्लिकेशन से 5, 10, 15, 20 कार्बन के बने होते हैं, ठीक है। सिकमिक एसिड पाथवे इसमें इन्वॉल्व होता है। इसी तरीके से फिनोलिक्स हैं। फिनोलिक्स में क्या होगा, एरोमेटिक रिंग होगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो यानी ये एरोमेटिक रिंग युक्त कॉम्प्लेक्स केमिकल्स होते हैं। ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट से बने हुए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये सब किस में आते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। तो इनके प्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि ये कई प्रकार के उपयोग में यूज होते हैं। जैसे मेडिसिन के रूप में बहुत सारे यूज होते हैं, यूज्ड एज मेडिसिन्स। कुछ फ्लेवर के लिए यूज होते हैं, कुछ पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए फूल में पाए जाते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रेडेटर्स, कुछ पौधों में ये प्रेडेटर्स यानी जो चरने वाले दूसरे जानवर होते हैं या कीड़े होते हैं, उनसे बचाव करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। पैथोजन से भी बचाव करते हैं, यानी रोग कारक से। कंपिटिटर्स से भी कई बार ये अपने आप को बचाव करते हैं, मतलब कंपटीशन में ये आगे निकल जाते हैं उसके कारण, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ठंड को सहने के लिए कुछ केमिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हुए हैं। जिब्रेलिक एसिड होता है जैसे कुछ चीज़ों में, ठीक। तो ये एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे यूज के कारण ये हमको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये
2 स्टेप या सिंगल स्टेप में अलग अलग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन में यूज होता है। जैसे 2 स्टेप्स में जब यूज होता है तो पहले केवल टिश्यू कल्चर किया जाता है, टिश्यू ग्रोथ हो गया, फिर बाद में उसे टिश्यू कल्चर मीडियम में दूसरे टिश्यू कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन को प्रेरित किया जाता है। ठीक है, यानी दूसरे में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए स्टिमुलेट किया जाता है। तो सभी में ऐसा जरूरी नहीं है, ज़्यादातर में सिंगल स्टेप भी होता है। ठीक, ये दूसरे टाइप का एक बायोरिएक्टर है, जिसमें क्या होता है, एक ड्रम में होता है पैरेलल हॉरिजॉन्टल, जिसको लगातार रोटेशन में बना के रखते हैं। बाकी सारे सिस्टम वैसे ही होंगे जैसा हमने स्टीरर टाइप में देखा, सारे सिस्टम लगाने होते हैं। इसमें लगातार रोटेशन, ड्रम को ही हम रोटेट करते हैं धीरे से, तो कोशिकाएं इसकी सतह पर भी नहीं चिपक पाती, ड्रम की सतह पे। इसका ये एक फ़ायदा है। उसी तरीके से एक ये एयर लिफ्ट बायोरिएक्टर होते हैं। इसमें पूरे कल्चर मीडियम को रोटेशन बनाए रखने के लिए एयर का यूज किया जाता है। एयर प्रेशर से यहाँ से एयर जा रही है, देखिए इधर, फिर यहाँ से इधर की ओर मुड़ जा रही है, कुछ इधर की ओर। तो जब ये हवा बीच में ये वेसल्स है ना, तो इसमें से जब पास हो रही है तो क्या होगा, पूरा कल्चर मीडियम रोटेशन में बना हुआ है। तो इसमें एयर के माध्यम से रोटेशन में रखा जाता है। बाकी कल्चर मीडियम और बाकी सिस्टम तो होंगे ही जो हमने पहले देखे हैं। ठीक, तो ये इसको एयर लिफ्ट बायोरिएक्टर कहते हैं। इसी तरीके से फोटो बायोरिएक्टर होता है, मिस्ट बायोरिएक्टर, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, पैक्ड बेड बायोरिएक्टर, फ्लूइडाइज्ड बायोरिएक्टर, सिंगल स्टेज कल्चर। और इसके अलावा जैसे हमने 2 स्टेप कल्चर देखा था, तो ज़्यादातर कल्चर में सिंगल स्टेज कल्चर ही किया जाता है। ठीक है, मतलब एक ही स्टेज में कल्चर भी होता है, उसी में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी बनते जाते हैं। तो ये 2 तरीके से बायोरिएक्टर्स में यूज होता है कि एक होता है बैच मोड। बैच मोड में क्या होता है कि हमने कल्चर मीडियम डाला और कोशिकाएं डाल दिया, इनोकुलम, और उसमें ग्रोथ हुआ। ग्रोथ होने के बाद फिर हम पूरा कोशिकाएं अलग कर लिए, पूरा खाली कर दिए चैम्बर, तो इसको हम बोलते हैं बैच मोड में। और दूसरा तरीका होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि एक तरफ से हम थोड़ा थोड़ा सैंपल निकालते भी गए, जो कल्चर होते गया, तो हमने कुछ कोशिकाओं को बाहर भी निकालते गए, और लगातार हम उधर से कल्चर मीडियम भी डालते गए। यानी पूरी तरीके से हम उसको खाली नहीं करते हैं, किसको, बायोरिएक्टर को, कभी भी। ठीक है, तो उसको कंटिन्यूअस कल्चर कहते हैं। कंटिन्यूअस कल्चर में यानी हम थोड़ा सा सैंपल निकाल ले कल्चर होने के बाद, और ऊपर से हमने अलग से कल्चर मीडियम और डाल दिया, तो फिर से उसमें उसी में ग्रोथ चालू रहता है, लगातार ग्रोथ होते रहता है, हमको उसको खाली करने की ज़रूरत नहीं होती है। बैच मोड में एक बार ग्रोथ पूरा हो गया है, देखते हैं, तो उसके बाद पूरा हम खाली करते हैं और टिश्यू को निकाल लेते हैं, उसमें से फिर प्रोसेसिंग करते हैं आगे। तो हमको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैसे निकाला जाता है, अलग अलग तरीके हैं, तो उसको निकाल लिया जाता है। ठीक है, उसको हम प्रोसेसिंग कहेंगे या एक्सट्रैक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या बोलेंगे, उसको मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक, तो उसमें जो हमने कल्चर किया है, कोशिकाएं बहुत सारी मिली हैं, तो इसमें हम पौधे नहीं बनाते हैं, बस कोशिकाओं को जिसमें वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनता है उसको हम केवल कल्चर करते हैं। तो ये काफ़ी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में किया जाता है, जिसमें इन्फेक्शन नहीं होगा, और जब हम चाहें तब हम उसको ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो हर सीजन में ग्रोथ नहीं करते हैं, है ना। जैसे ठंडी में बहुत सारे कुछ पौधों में ग्रोथ कम हो जाती है, तो उस समय भी हम इसको कंट्रोल इन्वायरमेंट में, गर्म हम इन्वायरमेंट दे सकते हैं बायोरिएक्टर के अंतर्गत। आर्टिफिशियल एक छोटा सा मशीन है, या ये बायोरिएक्टर का साइज जो है 1000 लीटर या और भी बड़ा हो सकता है। तो इस तरीके से कंट्रोल वातावरण में जब चाहें, जितनी मात्रा में चाहें, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं। कई बार क्या होता है कि नेचुरल वातावरण में जो बनता है जितनी मात्रा में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, आर्टिफिशियली नहीं बन पाता है। ठीक है, परंतु उसके लिए भी कई उपाय किए गए हैं, और ज़रूरत के हिसाब से इसमें काफ़ी अच्छा होता है। तो आज इसके बारे में इतना ही देखते हैं। ठीक है।